रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 40 को देखते हैं। 7th चैप्टर है मिसलिनियस, इसका टाइटल है। और सेक्शन 40 है स्मॉल काजेज कोड नॉट टू हैव जुरिडिक्शन ओवर आर्बिट्रेशन सेव आर्बिट्रेशन इन सूट्स बिफोर इट। अ स्मॉल काजेज कोड शैल हैव नो जुरिडिक्शन ओवर एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और एनी एप्लीकेशन अराइजिंग देयर आउट सेव ऑन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 21। ठीक है। अच्छा देखिए, हमने पढ़ा था कि जो आर्बिट्रेशन होती है वो विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है। और विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर नो सूट लाइज और वेयर सूट लाइज। तो अगर आपको याद हो तो जो सेक्शन 21 था वो ये था कि विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर सूट लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल काजेज कोर्ट सिर्फ उस वक्त आर्बिट्रेशन कर सकती है जब उसके पास कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। अदरवाइज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट या विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर नो सूट लाइज, उस सूरत में वो बिल्कुल जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो नहीं कर सकती। अच्छा जी, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ रूल्स मेड देयर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर shall apply to all proceeding before the court and to all appeals under this act। तो देखिए ये आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे दूर हो जाएगी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जी अपील ऐसे ही लाई करेगी जैसे सीपीसी में लाई करती, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये वाली प्रोविजन उसको कवर करवा रही है। वो कह रही है कि जब जो है वो क्या कहते हैं कोई कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत प्रोसीडिंग करेगी तो वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, वो सीपीसी वाला प्रोसीजर फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहली ये बात है कि ये आर्बिट्रेटर के लिए बात नहीं हो रही, बल्कि ये कोर्ट के यानी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कोर्ट में आएगी, कोई एप्लीकेशन आएगी, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें जो चीज़ है वो ये है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। क्या मतलब, देखिए इसका मतलब ये है कि सीपीसी की कोई प्रोविजन जो है वो आर्बिट्रेशन की किसी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करेगी। जहां पे आर्बिट्रेशन एक्ट या उसके अंडर बनने वाले रूल क्लियर हैं वहां पे वो रूल्स ही अप्लाई करेंगे, वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताता हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल मेड अंडर का मतलब है कि जो प्रोसीजर यहां पे दिया गया है वो प्रिवेल करेगा। और उसके अलावा अब मैं आपको मिसालें दे के समझाता हूं। फर्ज करें कि कोर्ट ने जो है वो क्या करना है कि कोर्ट ने कोई इंजंक्शन ग्रांट करना है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि क्या कोई इंजंक्शन की प्रोविजन है इसमें। अगर नहीं है तो फिर क्या अप्लाई करेगा, सीपीसी अप्लाई करेगा। फर्ज करें कोर्ट ने इशू फ्रेम करने हैं। ठीक है, कोर्ट समझती है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है और शहादत के बाद पता चलेगा कि आया ये अवार्ड वैलिड है या नहीं है। तो कोर्ट इशू फ्रेम करना चाह रही है तो देखा जाएगा कि क्या आर्बिट्रेशन एक्ट में कोई प्रोविजन है, नहीं है तो फिर सीपीसी के तहत उसमें क्या होंगे वो इशू। इसी तरह अवार्ड की एग्जीक्यूशन जो है वो देखा जाएगा कि आया इसमें कोई प्रोविजन है एग्जीक्यूशन की। अगर नहीं है तो फिर सीपीसी के तहत उसको क्या करवाया जाएगा, उसको वो करा। इसी तरह एक्स पार्टी प्रोसीडिंग या सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का प्रोसीजर जो है वो सारा कहाँ से बारो करेगी कोर्ट, वो बारो करेगी किससे, सीपीसी से। और किस प्रोविजन के तहत, इस प्रोविजन के तहत। किस प्रोविजन के तहत? द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसेस शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग फॉर द कोर्ट एंड टू ऑल अपील्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट को सीपीसी के साथ मिला रही है ये वाली प्रोविजन। The court shall have for the purpose of and in relation to the arbitration proceeding the same powers
of making order in respect of any of the matters set out in schedule 2 as it has for the purpose and relation to any proceeding before court। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कोर्ट जो है वो शेड्यूल 2 में जो पावर्स दी गई हैं उसको ऐसे ही एक्सरसाइज कर सकती है जैसे कि उसके सामने आर्बिट्रेशन के अलावा कोई दीगर प्रोसीडिंग है। ठीक है, तो अब हम वो शेड्यूल 2 को देख लेते हैं कि शेड्यूल 2 जो है वो क्या कहता है। शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 2 है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पावर ऑफ द कोर्ट्स, द प्रिजर्वेशन interim custody or sale of good which are subject matter of the reference। प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए, उसकी कस्टडी को महफूज करने के लिए, ठीक है, या उसको बेचने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है कि कोई भी ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 4010 के सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिफरेंस इन रेफरेंस। ठीक है, या जो अमाउंट उसमें डिस्प्यूटेड है उसको सिक्योर करने के लिए कोई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ये कह सकती है कि इसके सेल सर्टिफिकेट खरीदे जाएं, ये किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दी जाए, या इसको खजाने में जमा करवा दिया जाए। The detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject matter of the reference or as to which any question may arise therein and authorizing for any of the aforesaid purpose any person to enter upon or into any land or building in the possession of any property to reference or authorize any samples to be taken or any observation to be made or experiment to be tried which may be necessary or expedient for purpose of obtaining full information or evidence। ये बेसिकली ये कह रहा है कि कोर्ट क्या कर सकती है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए, महफूज करने के लिए, यहाँ उसके बारे में जानने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, ये अपना को बंदा अपॉइंट कर सकती है, लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है, जो कि क्या कर सकता है, मौके पे जा सकता है और जाके उसके बारे में वो कोर्ट में क्या करेगा, वो रिपोर्ट जमा करवाएगा। ठीक है, इंटरम इंजंक्शंस आर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। कोर्ट इंटरम इंजंक्शन भी दे सकती है और रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर अ माइनर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। और कोर्ट के पास ये भी इख्तियार होगा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए किसी माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन का गार्डियन मुकर्रर कर सके जो कि उसके बिहाफ पे क्या कर सके, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर सके। तो ये बेसिकली पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 41B। ठीक है, तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसको अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लास B शैल बी टेकन टू प्रेजुडाइज any power which may be vested in the arbitrator or umpire for making order with respect to any of such matters। हाँ, वो कह रहा है ठीक है, कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है, लेकिन वो जो पावर्स होंगी वो किसी आर्बिट्रेटर की पावर्स को सल्ब नहीं करेंगी। यानी अगर एक आर्बिट्रेटर खुद एविडेंस रिकॉर्ड करना चाह रहा है, उसको मौके पे जाके इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, तो वो इस वजह से वो उसको बाहर नहीं कर देगा आर्बिट्रेटर को कि जी कोर्ट से एक जो है वो ऑर्डर हो गया। ठीक है, प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन क्लास B शैल taken to prejudice any power which may be vested in arbitrator umpire for making order with respect to any of such matter। उसके बाद सेक्शन 42 है सर्विस ऑफ नोटिस बाय पार्टी और आर्बिट्रेटर। Any notice required by this act to be served otherwise than through the court by a party to an arbitration agreement or by an arbitrator umpire shall be served in the manner provided in the arbitration agreement, or if there is no such provision, by delivering it to the person on whom it is to be served or by sending it by post in a letter addressed to that person at his usual or last known place, adobe or business in Pakistan registered अंडर चैप्टर 6 ऑफ द पोस्ट ऑफिसर एक्ट 1898। देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो है ना कि कोर्ट ने कोई समन वगैरह करना है, एक हमने पढ़ा हुआ था कि समटाइम पार्टीज ने एक दूसरे को नोटिस देना होता है कि आओ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करवाएं, या समटाइम आर्बिट्रेटर ने नोटिस देना होता है, एम्पायर ने नोटिस देना होता है पार्टियों को कि आओ भी तुम्हारा फैसला करें, आओ भी अवार्ड जारी करें। तो वो कहता है कि वो नोटिस कैसे सर्व होगा, उसने 2 तरीके बताए। वो कहता है या तो उसको पर्सनल मोड, उसको पर्सनली जाके टेंडर किया जाएगा कि ये लो, ये तुम्हारा नोटिस है, इसका वसूल कर लो, या उसको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू रजिस्ट्री के जरिए उसको क्या किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली है सेक्शन 42
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू प्रोसेसेस फॉर अपेयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर। द कोर्ट शैल इशू द सेम प्रोसेस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस whom the arbitrator or umpire desire to examine, as the court may issue in suit tried before it। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के जो गवाहान हैं वो दावे के गवाहान ना हो, ठीक है। तो ये प्रोविजन बेसिकली ये कह रही है कि जब कोर्ट के सामने आर्बिट्रेशन का मैटर आ गया तो अब कोर्ट वो पार्टीज को, विटनेसेस को ऐसे ही तलब करेगी जैसे कि वो एक दावे में तलब करती है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो ऑर्डर 16 है कि वो कहता है विटनेसेस को कैसे तलब किया जाता है, ऑर्डर 5 है कि पार्टीज को कैसे तलब किया जाता है। तो बेसिकली ये इस कन्फ्यूजन को दूर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक सिविल कोर्ट के पास आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग लग गई है, यानी किसी ने अवार्ड फाइल कर दिया है या वो सेट असाइड पे आ गया है, तो अब कोर्ट ने उसमें इशू फ्रेम कर दिए हैं, तो अब कोर्ट उनको तलब करना चाह रही है पार्टीज को, तो ये कहा जाए जी कि ये तो आर्बिट्रेशन के ताबे प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये इस चीज़ को क्लियर बना रहा है कि अगर एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट फिर उसमें ऐसी ही तलबी करेगी जैसे एक दावे में तलबी की जाती है। Person failing to attend in accordance with such process or making any other default or refusing to give their evidence of guilty of any contempt to the arbitrator umpire during the investigation of the reference shall be subject to like disadvantages, penalties and punishment by order of the court on the representation of the arbitrator or umpire as they would incur for like offices in suit tried before the court। ये प्रवीण ये कह रही है कि अगर कोई आर्बिट्रेटर की बात नहीं मानेगा, ठीक है, या आर्बिट्रेटर के कहने पे एविडेंस नहीं देता या उसकी तौहीन करता है, तो वो कोर्ट की तौहीन समझी जाएगी। तो फिर जो कोर्ट कर सकती है, जैसा कि लॉ में लिखा होगा कि कोई कंटेम्प्ट करे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कोई एविडेंस देने से रिफ्यूज़ करे तो उसका क्या तरीका होगा, तो उसको ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे उसने जज की तौहीन की है, कोर्ट की तौहीन की है। मैं अब इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगा। पर्सन फेलिंग टू अटेंड इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसेस आर मेकिंग एनी other default or refusing to give the evidence of guilty of contempt to the arbitrator or umpire during the investigation of the reference, ठीक है, shall be subject to the disadvantages, penalties, punishment by order of the court, ठीक है, on the representation of the arbitrator or umpire as they would incur for like offices in suit tried before the court। अच्छा, अगर वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर कोर्ट में आके एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, ये गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट है, ठीक है, या इसने एविडेंस देने से इनकार किया है, तो कोर्ट उसको ऐसे डील करेगी जैसे उसने सूट में वो काम किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो जो भी उसकी पेनल्टीज होंगी वो उसको फेस करेगा, या कोई एविडेंस आर्बिट्रेटर के सामने एविडेंस देने से इनकार करता है, या वो आर्बिट्रेटर की तौहीन करता है, ठीक है, तो ऐसे में जो भी उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, वो उसका जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर जो है वो कोर्ट को आके बताए कि इसने जो है वो ये काम जो है वो इसने किया है, ठीक है। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसेसेस इंक्लूड समन्स एंड कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस एंड समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। तो जो ऊपर प्रोसेसेस है उसमें समन्स शामिल हैं, कमीशन जो इशू किए जाते हैं वो शामिल हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो समन दिए जाते हैं वो भी शामिल है, ठीक है। Power of the High Court to make rule. The High Court may make rules consistent with this act as to, अब कोर्ट इससे मुतल्लक अपने रूल्स बना सकती है जो कि मेरा ख्याल अभी तक नहीं बने। द फाइलिंग ऑफ अवार्ड एंड ऑल प्रोसीडिंग कंस्यूमेंट देयर अपॉन आर इंसिडेंटल देयर टू द फाइलिंग एंड hearing of special cases and all proceedings consequent thereupon incident thereto, the staying of any suit or proceeding in contravention of an arbitration agreement, the form to be used for the purpose of this act, generally all proceeding court under this act। अच्छा, इनके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रूल्स बना सकती है हाई कोर्ट, ठीक है।
अच्छा जी, ये अब एमसीक्यूज आ सकता है, कौन रूल बना सकता है? हाई कोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट द प्रोविजन ऑफ दिस शैल बी बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। लो जी, गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता गवर्नमेंट का है जी कि मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं हो सकती ये वो, तो ये जो भी डिसीजन होगी वो जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी वो क्या होगी, बाइंडिंग होंगी। अगर गवर्नमेंट को भी कोर्ट कुछ कह देती है या गवर्नमेंट खुद फ्रीक बन जाती है। Application of Act to statutory arbitration. The provision of this Act, except subsection 1, ये shall apply to every arbitration under any other enactment for the time being in force, as if the arbitration were pursuant to an arbitration agreement, and if that other enactment were an arbitration agreement, except in so far as this Act is inconsistent with that other enactment or with the rules made thereunder. अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। देखिए, ये सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट ही नहीं है, ये तो हो गया ना पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिया। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी एक अल्टरनेट पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट आया है। ठीक है, इस किताबें भी अब जो है पार्टीज क्या कर सकती हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर सकती हैं। तो ये जो इस किताबें जो कंप्रोमाइज करेंगी उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहेंगे, और फिर उसके बाद वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर दिए गए हैं। मैं अब इसको दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट सबसेक्शन ये shall apply to every arbitration any another law under any other enactment for the time being in force, as if the arbitration were pursuant to the arbitration agreement, and if that other enactment were an arbitration agreement, except in so far as this act is inconsistent with the other act or with mere rule। हाँ, जिस हद तक उस स्पेशल एनेक्टमेंट की और इसकी प्रोविजंस आपस में कंट्राडिक्टिंग है, उस हद तक आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है वो किसी भी लॉ में आर्बिट्रेशन की प्रोविजन दी हुई है स्पेशल लॉ में, और पार्टीज उस पर एग्री कर जाती हैं, तो वो फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाएगा और फिर आर्बिट्रेशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई करेगा, अनलेस के उसकी अपनी प्रोविजंस हों उस लॉ के अंदर, तो वो प्रिवेल करेंगी। ठीक है, होप के यू गॉट माय पॉइंट। सेक्शन 45 Act to apply to all arbitrations subject to the provision of section 46 and save in so far it is otherwise provided by any other law for the time being in force. The provision of this act shall apply to all arbitrations and all proceedings thereof, provided that an arbitration award otherwise obtained may with the consent of all the parties interested be taken into consideration as a compromise or adjustment of a suit by any court before which the suit is pending। अच्छा देखें, जो सेक्शन 46 था वो एक स्पेशल लॉ की बात कर रहा था कि अगर किसी स्पेशल लॉ में आर्बिट्रेशन का क्लास दिया हुआ है तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट समझा जाएगा। जबकि जो सेक्शन 47 है वो ये कहता है कि अगर उस स्पेशल लॉ के अलावा भी किसी किस्म की कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है तो उसके ऊपर क्या होगा, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। मसलन एक कोर्ट के अंदर पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आर्बिट्रेटर के थ्रू जो है वो फैसला कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर फिर आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा। अच्छा, इसी तरह आप ये समझिए कि अब आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। फर्ज करें किसी ने अब्रॉड में कर लिया है, क्या कर लिया, अब्रॉड में कर लिया एग्रीमेंट, और अब वो अपना केस लेके पाकिस्तान में आ गए, तो अब इस प्रोविजन को समझिए। तो अब आपको पता चलेगा कि बेशक आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन अब सेक्शन 47 की रूल से अप्लाई करेगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 एंड सो फार एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशंस एंड ऑल प्रोसीडिंग्स देयर अंडर।
देयर अंडर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एन आर्बिट्रेशन अवार्ड अदरवाइज obtained may with the consent of all the parties interested be taken into consideration as a compromise or adjustment of a suit by any court before which the suit is pending। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन बता रहा है, ये कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि कोर्ट के सामने जो एक कंप्रोमाइज़ हो रहा है, कोर्ट उसको क्या करे कि उसको सीपीसी के तहत एक कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट ऑफ अ सूट वो डील करे और उसको क्या करे, फिर उसके मुताबिक उसको डिसाइड कर दे। यानी कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से हट के तो उसको सीपीसी के ताबे उसको क्या कर ले, उसको डील कर ले विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो अवार्ड जिसको पार्टीज नहीं मान रही थी, उनकी मर्जी के साथ, उनकी कंसेंट के साथ कोर्ट उसको क्या कर सकती है, उसको कंसीडर कर सकती है और फिर उसको एक कंप्रोमाइज़ की सूरत में क्या कर सकती है, उसको डिसाइड कर सकती है। Section 48 saving for pending reference, the provision of this section will not apply to any reference pending at the commencement of the to which the law enforced immediately before the commencement shall not any appeal effect by this continue to apply। वो कह रहा है कि जब ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था उस वक्त अगर कोई दूसरा लॉ एप्लीकेबल था तो वो वही लॉ जो है वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, वो ये उसको ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। 49 जो है वो नहीं जी, ये हमारा जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।